नमस्कार दोस्तों, जीएस वाला ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे एडिटोरिया द्वारा प्रकाशित एनसीईआरटी 6 to 12 वस्तुनिष्ठ ऑल आउट बुक, जिसमें एनसीईआरटी के 6 से लेकर के 12 तक का सभी सब्जेक्ट, जितना भी सब्जेक्ट है उसका सारा सब्जेक्ट का निचोड़ जो है इसमें ऑब्जेक्टिव दिया गया है। 6 से लेकर के 12 तक के भूगोल, इतिहास, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, विज्ञान का संपूर्ण निचोड़ दिया गया है। इसको क्रमबद्धता से हम लोग जो है अध्ययन करेंगे। पार्ट बाय पार्ट आपका वीडियो आते रहेगा। एक प्लेलिस्ट बना देंगे और एक फुल डिस्कशन के साथ। ऐसा नहीं कि वीडियो पढ़ा देंगे, ऑप्शन बोलते जाएंगे और बता देंगे। फुल डिस्कशन, ऐसा डिस्कशन शायद ही कहीं मिलता होगा। एक बार आप पूरा वीडियो देखिएगा आप लोग। चलिए सेशन को बिना देरी के क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं और डिस्कशन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? यह कहाँ है? ये पाकिस्तान में हो जाएंगे। कहाँ पे? सुलेमान और किरथर पहाड़ियाँ पाकिस्तान में स्थित हैं। अब देखिए, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट है 8850 मीटर। ये कहाँ पे है? नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में है। और भारत में सबसे ऊंचा पर्वत कौन हो जाएगा? शिखर। भारत में सबसे ऊंचा केटू। भारत में सबसे ऊंचा क्या हो जाएगा? केटू, जिसका ऊंचाई कितना है? 8611 मीटर। कितना है? 8611 मीटर। 8611 मीटर। और यदि कहेगा कि भारत में पूर्णतः भारत में जो केटू है, केटू आपका ये पीओके में पड़ता है। भारत के कहाँ पे, किस क्षेत्र में पड़ता है? पीओके, पाक अधिकृत कश्मीर के एरिया में पड़ता है केटू। लेकिन पूर्णतः यदि भारत में कहेगा सबसे ऊंचा पर्वत, तो ये हो जाएंगे आपका कंचनजंगा, सिक्किम में 8566 मीटर ऊंचा है। 8566 मीटर ऊंचा है। ठीक है, ये विश्व में तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? सिंधु को हिदोस अथवा इंडोस सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये बोले थे सर्वप्रथम, कौन बोले थे? ईरानी या तथा यूनानियों ने। ईरानी तथा यूनानियों ने बोले थे। ईरानी तथा यूनानी। हिंद यूनानी शक पहला क्वेश्चन आप लोग पढ़ेंगे। हिंद यूनानी, पहले हिंद यूनानी आए थे, उसके बाद शक आए थे, पहलव आए थे, कुषाण आए थे। हिंद यूनानी, शक, पहलव, कुषाण। तो उसी में है यूनानी वंश, ईरान के थे यूनानी। और सोना का सबसे पहले प्रचलन किसने करवाया था? यूनानियों ने, हिंद यूनानी ने। सर्वप्रथम सोना का सिक्का किसने जारी किया था? सोना का पहला सिक्का हिंद यूनानी ने जारी किया था। इसको याद रखिएगा। सबसे पुरानी सभ्यता मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, पांडुलिपियों को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? पांडुलिपियों को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया है? तो पांडुलिपि इनमें से सभी भाषा में, संस्कृत में, प्राकृत में और तमिल में, सभी भाषा में पांडुलिपियों को लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर, भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है क्यों? क्योंकि बड़े आकार के कारण, समुद्रों, पहाड़ियों, पर्वतों को बांटे होने के कारण। तो भारत को जो है भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि बड़े आकार के कारण और समुद्रों, पहाड़ियों और पर्वतों से घिरा हुआ है भारत, इसीलिए कहा जाता है। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। 1 और 2 दोनों सही है। पांडुलिपियों का क्या महत्व है? पांडुलिपियों का क्या महत्व है? तो प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा। प्राचीन ज्ञान विज्ञान की बातों की चर्चा, ऑप्शन नंबर राइट आंसर है। 1 सही है। राजाओं के जीवन की चर्चा प्राप्ति पांडुलिपि से मिलता है, सही है। धार्मिक मान्यताओं व्यवहारों की चर्चा, ये भी सही है। और स्तंभ लेखों के अध्ययन में भी सहायक होता है पांडुलिपि। पांडुलिपि जो है ये हाथ से लिखी हुई जो पत्र होता था, ताम्रपत्र पे, पांडुलिपि, उसी को बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। 1 2 3 4 सभी सही है। 6 नंबर क्वेश्चन है, बुर्ज होम में आवास के संबंध में लिखित कथनों पर विचार कीजिए। बुर्ज होम में लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे। पुरातत्वविदों को झोपड़ियों के अंदर तथा बाहर दोनों ही स्थान पर आग जलाने की जगह मिली है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 दोनों सही है। देखिए, बुर्ज होम में गड्ढा वाले घर कहा जाता है, गर्तावास इसको बोलते हैं। गर्तावास बुर्ज होम कहाँ पे है? श्रीनगर में। ये नौपाषाणिक स्थल है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर के यानी जम्मू कश्मीर में है, ये श्रीनगर में है। और वहाँ से क्या मिले हैं? गर्तावास मिले, गड्ढा घर। और पुरातत्वविदों ने झोपड़ी के अंदर और बाहर भी आग का प्रमाण मिला है। अगला क्वेश्चन है, संभावित रूप से सबसे पहले मनुष्यों द्वारा कहाँ गेहूं और जौ उगाने और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया था? तो कहाँ पे गेहूं, जौ और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया था?
तो ये सिंपल है मेहरगढ़। कहाँ पे है? मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत पे पड़ता है मेहरगढ़। वहीं से जो है सबसे पहले मनुष्यों द्वारा गेहूँ और जौ का उगाना और भेड़ बकरी पालना प्रारंभ किया था। ठीक है। और ये मेहरगढ़ की खोज जो है 1974 में फ्रांसवा जर्गे मेहरगढ़ की खोज से पहले ये किसने किया था? फ्रांसवा जॉर्गे ने किया था। कृषि और पशुपालन का पहला साक्ष्य भी मेहरगढ़ से ही मिलता है। कृषि और पशुपालन का पहला साक्ष्य कहाँ मिलता है? मेहरगढ़ से ही मिलता है। ठीक है। लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। हड़प्पा रावी नदी किनारे पे कहाँ पे है? पाकिस्तान में है। अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, 8 नंबर क्वेश्चन है 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? 12,000 साल पहले घास वाले मैदान क्यों बनने लगे? पेड़ पौधों के कटने के कारण, उपजाऊ भूमि के कारण, कृषि की अधिकता के कारण और जलवायु परिवर्तन के कारण। तो इसमें स्पष्ट है ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। जलवायु परिवर्तन के कारण जो है घास वाले मैदान बनने लगे, क्योंकि 12,000 साल पहले दुनिया जलवायु में बड़े बदलाव देखे गए थे, गर्मी बढ़ गया था, जिसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि घास वाले मैदान बनने लगे, जिससे हिरन, बारहसिंगा, भेड़, बकरी, गाय जैसे जानवरों की संख्या बढ़ी और जो कि घास खाकर अपना जिंदगी बिताते थे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 9 नंबर क्वेश्चन है, पाषाण काल के औजारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। औजार पॉलिश किए जाते थे। इस अवधि में अखोल और मूसल का उपयोग अनाज को पीसने के लिए किया जाता था। अखोल वही ओखली, उखड़ जिसको हम लोग बोलते हैं उखेर, और मूसल का उपयोग अनाज के पीसने के लिए किया जाता था। मूसल मतलब जत्ता। तो इसका ऑप्शन नंबर एक और दो दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रारंभिक मानव आखेटक खाद्य संग्रह के रूप में एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? खाद्य संग्रह के लिए एक आखेटक जो है वनवासी एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते थे? एक जगह रुकने के कारण वहाँ के फल वृक्ष जानवरों को खाकर समाप्त कर देते थे, शिकार ढूंढने के कारण, मवेशी चारा ढूंढने के लिए, मौसम बदलने के कारण। इसका ऑप्शन लगता है चारों सही होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। सिंपल है, अपना स्थान बदलते थे क्योंकि उसको मौसम में भी परिवर्तन होता था, वहाँ फल फूल सड़ जाता था, दूसरी जगह प्रवास कर, जैसे अभी होता है आदिवासी सब देखे होंगे आप लोग गाँव भर में। मेसोलिथिक या मध्यपाषाण युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस समय पत्थर के औजार को माइक्रोलिथिक कहा जाता था। देखिए माइक्रोलिथिक यहाँ पे वर्ड का यूज किया है, माइक्रोलिथिक। और पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। पत्थर के औजार आकार में बड़े होते थे। जब ही माइक्रोलिथिक का यूज किया तो बड़े होना चाहिए, छोटे, यहाँ पे क्या होना चाहिए? छोटे होना चाहिए। और इस समय पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। पुराने किस्म के औजार अनुपस्थित थे। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर एक सिर्फ सही, 1 और 3 सही होगा। इसका ए राइट आंसर। 1 और 3 यानी बड़े आकार नहीं, छोटे आकार। माइक्रो मतलब छोटा होता है। ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के अंत होने के क्या परिणाम हुआ? हड़प्पा सभ्यता के अंत होने का क्या परिणाम हुआ? हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, मोहरों, लेखन तथा बाटों का प्रयोग बंद हो गया, कच्चे माल का आयात घट गया और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसका हड़प्पाई नगरों को लोगों ने छोड़ दिया, कथन एक भी सही है। मोहरों, लेखन और बाटों का प्रयोग बंद हो गया, ये भी सही है। कच्चे माल का आयात घट गया, ये भी सही है। और नए बस्तियों की संख्या बढ़ गई। तो इसका चारों सही हो जाएगा, 1 2 3 4 फुट में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। हड़प्पा संस्कृति के समय में मिलान करना है। 13 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तांबा कहाँ से मंगाया जाता था? तो सिंपल है, तांबा कहाँ से हो जाएगा? राजस्थान से कि खेतरी से? कहाँ से? खेतरी राजस्थान से। और टीन कहाँ से मंगाएंगे? टीन मंगाएंगे अफगानिस्तान से मंगाया जाता था। और सोना कर्नाटक, अभी भी सोना कर्नाटक है ना, सोना कर्नाटक के लिए कालकुटी प्रसिद्ध खान सोना के लिए कर्नाटक में है। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई सभ्यता के अंत के संबंध में इतिहासकारों ने क्या क्या अटकलें लगाई है? अब हड़प्पा सभ्यता जो खत्म हो गया उसके लिए जो इतिहासकार थे वो क्या क्या मत दिया अपना? तो सुनिए, नदियों के सूखने के कारण। तो इसका ये भी ऑप्शन होना चाहिए सही। जंगलों के विनाश होने के कारण सही है, जंगल धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ और उसका जंगल जो है विनाश हो गया, तो हड़प्पा सभ्यता वहाँ से नगर खत्म हो गया। चारागाही मैदान समाप्त होने के कारण, पशु एक जगह चलता था, बहुत दिन हो गया, तो वहाँ से क्या किया, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन के कारण घास वृक्ष नहीं बचा वहाँ का। बाढ़ के कारण, मेन जो कारण होता है ये बाढ़ कहा जाता है, यदि मुख्यतः कारण पूछेगा तो बाढ़ होता है। और शासकों के नियंत्रण समाप्त होने के कारण, छोटे छोटे शासक बढ़ गए, आपस में नियंत्रण समाप्त हो गया। तो इसका आंसर जो हो जाएंगे 1 2 3 4 5 सभी सही है।
देखिए यही इसी समय फंसिएगा, इसका आंसर हो जाएंगे सभी 1 2 3 4 सभी। हड़प्पा कहाँ स्थित है, इससे पहले ही बता चुके हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है कि हड़प्पा कहाँ स्थित है, तो पाकिस्तान के कहाँ पे है, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा है। राखी गढ़ी कहाँ है, राखी गढ़ी हरियाणा में। कालीमंगन कहाँ पे है, राजस्थान में, ये सब ध्यान रखिएगा। महान स्नानागार कहाँ स्थित है, देखिए महान स्नानागार ये मोहनजोदड़ो में स्थित है, मोहनजोदड़ो में स्थित है महान स्नानागार, जिसमें क्या होता था कि खास तालाब बनाया जाता था, जिसमें पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा। एक खास तालाब था जिसको पुरातत्वविदों ने क्या कहा, महान स्नानागार कहा पुरातत्वविदों ने इसको। कालीमंगन कहाँ पे है, कालीमंगन राजस्थान में है, लोथल गुजरात में, हड़प्पा पाकिस्तान में और मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। ठीक है, अगला 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अग्निकुंड कहाँ मिले हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिला है, इसको देखिए ध्यान से। देखिए अग्निकुंड का साक्ष्य जो है आपको कालीमंगन में मिला है और एक हो जाएंगे लोथल से मिला। कहाँ कहाँ से मिला है, कालीमंगन से मिला है और लोथल से मिला है। तो ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला कालीमंगन और लोथल, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी। हड़प्पाई नगरों की प्रमुख विशेषता क्या थी, विशाल स्नानागार, अन्नागार, योजनाबद्ध नगर निर्माण और पकाई गई ईंटों का प्रयोग। देखिए इसमें कैसे क्रमबद्ध क्वेश्चन लगता है, इसमें सभी सही हो, क्योंकि विशाल स्नानागार था, मोहनजोदड़ो में था विशाल स्नानागार, और अन्नागार भी थे। योजनाबद्ध नगर निर्माण, बहुत योजनाबद्ध से नाला का व्यवस्था था, हर चीज़ का व्यवस्था था हड़प्पाई नगर में, इसलिए इसको शहरी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पाई सभ्यता कौन सभ्यता कहा जाता है, शहरी सभ्यता कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि तांबा की पहला प्रयोग, कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है इसको, हड़प्पा सभ्यता को। और ये लिपि किस लिपि का प्रयोग किया जाता था, भाव चित्रात्मक लिपि का प्रयोग हुआ था इसमें, भाव चित्रात्मक हड़प्पा सभ्यता में। और नाप तोल के लिए 16 अनुपात में प्रयोग करता था, ग्रिड पद्धति घरों के विन्यास के अपनाया जाता था। तो हड़प्पाई नगरों की विशेषता ये सभी हो जाएंगे आंसर, सभी, यानी 1 2 3 4 सभी सही है। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन है कि इनाम गांव, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, इनाम गांव के प्राचीन स्थल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह घोर नदी के तट पर स्थित एक पुरातात्विक स्थल है जो भीमा नदी की एक सहायक नदी है। इनाम गांव, अब इनाम गांव घोर नदी किनारे तो है, बिल्कुल राइट है, घोर नदी किनारे है, और घोर नदी तट पर पुरातात्विक स्थल है जो कि भीमा नदी की सहायक नदी घोर नदी है। अब देखिए यहाँ 2 क्वेश्चन बन जाता है, भीमा नदी की सहायक नदी क्या है, घोर नदी। इस स्थल पर लगभग 2600 से 2700 ईसा पूर्व प्राचीन मानव का निवास मिले हैं, ये भी सही है। ठीक है, और अगला है ऑप्शन, अगला ऑप्शन है कि इस स्थल पर दफनाने के लिए सामान्य प्रथा के अंतर्गत वयस्कों को जमीन में सीधा लिटाया जाता था और जिसको उसका सिर दक्षिण दिशा की ओर होता था। तो यही 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। देखिए इसका जो है दफनाया जाता था अंदर शव को, और सीधे लेटाया जमीन में सीधा लेटाया जाता था, ये गलत है यहाँ पॉइंट। सीधा लेटाया जाता था जो कि बैठा करके, उसको जैसे बैठाते हैं हम लोग, बैठा करके जो है ज़मीन में सीधा दफनाया जाता था, उसका सिर उत्तर की ओर होता था। कभी कभी शव को घरों के अंदर भी दफनाया जाता था, शव के साथ ऐसे बर्तनों भी रखे जाते थे जिसमें शायद भोजन और पानी होता था। इसका ऑप्शन 1 और 2 सही है। इस तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आंसर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल में दासों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था। देखिए ऋग्वेदिक काल में दास के साथ कैसा व्यवहार किया जाता था, तो उन्हें उनके मालिकों की संपत्ति माना जाता था, बस ऑप्शन नंबर यही है इसका राइट आंसर। उसका दास जो था, दास का मतलब होता है गुलाम, मालिक की संपत्ति माना जाता था उसको। नौकरी राजा बनने का स्वतंत्र अधिकार नहीं था, काम के लिए उसे ऊंची मजदूरी नहीं दी जाती थी, उन्हें कठिन काम के लिए छूट प्राप्त था, ये भी बात नहीं है, कठिन से कठिन काम के लिए लिया जाता था उससे। 21 नंबर क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल के दौरान प्रचलित राजनीतिक व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सत्य है। ये जो वीडियो अभी आप लोग को है ये 6th क्लास के एनसीईआरटी हिस्ट्री से लिया गया है, निचोड़ 80 क्वेश्चन इसमें होंगे आपके लिए। 80 क्वेश्चन पूरा एनसीईआरटी 6th क्लास का कवर करता है, इसलिए इसको पूरा देखिए आप लोग, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। एक बार है राजा के पास लोगों से कर एकत्र करने की शक्ति थी, राजा का पुत्र स्वाभाविक रूप से राजा का उत्तराधिकारी होता था। देखिए पहला तो इसका सही है, लेकिन दूसरा गलत है। दूसरा क्या है, गलत है। पहला सही होना चाहिए, दूसरा
देखिए इसमें जो है राजा के पास लोगों ने कर एकत्र करने की शक्ति थी, ये भी ऑप्शन गलत है, इसमें से ऊपर से कोई नहीं होगा। कि ऋग्वेदिक काल में कहा गया जाता था कि ऋग्वेदिक काल के दौरान कार्य संपादन के संदर्भ में दो वर्गों का वर्णन मिलता है। पहला पुरोहित, और जिसमें कभी कभी ब्राह्मण भी कहा गया है, और जो विभिन्न अनुष्ठानों को संपन्न करवाता था, और दूसरा वर्ग राजा का था। इन राजाओं के पास न तो राजधानी नगर थे, न महल और सेनाओं की थी, और न ही वे एकत्र करते थे, न ही वो कर एकत्र करते थे। ऋग्वेदिक काल में कर एकत्र का अधिकार राजा के पास नहीं था, ठीक है। और पुत्र तो स्वतः ही बन करता था राजा का, और सामान्यतः राजा का पुत्र राजा नहीं बन सकता था, सामान्यतः। ये ऋग्वेदिक काल की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऋग्वेदिक काल कब से माना जाता है? ऋग्वेदिक काल जो है 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक, और उत्तर वेदिक काल 1000 ईसा पूर्व से इधर BC से 600 ईसा पूर्व तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, जिन्हें कहा जाता है। महापाषाण में मृतकों को विशिष्ट बर्तनों से दफनाया जाता था, वैष्णव क्वेश्चन है। तो कौन ऐसा विशिष्ट बर्तन था जिससे दफनाया जाता था? ये हो जाएंगे काले और लाल बर्तन। कौन? काले और लाल बर्तन, ऑप्शन और बी इज राइट आंसर। 23 नंबर क्वेश्चन है, कथन 1, महाजन पदों के शासकों ने संसाधन जुटाने के लिए नियमित अधिकारियों की नियुक्ति की, और कारण कार्य जनता द्वारा स्वेच्छा से दिए गए अवसर आधारित दान, विशाल किलों के निर्माण और बड़ी स्थायी सेनाओं के रखरखाव की संसाधनों की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थे। तो 23 का आंसर जो है दोनों सही है, और सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, सिकंदर महान किस नदी के तट पर पहुंचा था, जिसके बाद उसके सैनिकों ने उसे आगे पूरब की ओर बढ़ने से इनकार कर दिया था? अब देखिए सिकंदर महान जो थे, ये किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। सिकंदर जो है घनानंद और मौर्य के समकालीन थे। सिकंदर के पिता का नाम फिलिप था, और सिकंदर भारत पर जो आक्रमण किया था, कब किया था आक्रमण? सिकंदर भारत पर आक्रमण किए थे 326 ईसा पूर्व में। 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण किए थे, ठीक है। 326 BC, और 325 में जो है सिकंदर भारत से लौट गए थे, 325 BC में। और सबसे पहले जो भारत आए थे तो पंजाब के राजा पोरस के साथ उसको युद्ध करना पड़ा था, और युद्ध कहाँ पे हुआ था? झेलम नदी के तट पे हुआ था। युद्ध हुआ था किस नदी के तट पे? झेलम नदी के तट पर, जिसको हाई स्पीड का युद्ध या वितास्ता का युद्ध भी कहा जाता है। और उसकी सेना जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो उस समय पूरे विश्व में लगभग भय था, उस भय को देख करके, क्योंकि कहा जाता था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास लगभग 50,000 पैदल सेना, 9,000 घोड़सवारी सेना, इस प्रकार से कहा जाता था। तो उस भय के कारण ब्यास नदी को से इस पार सिकंदर के सेना टपने से मना कर दिया। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? वज्जी संघ की सभाओं में भाग लेने से किन समूहों को सख्ती से बाहर रखा गया था? तो 25 नंबर का आंसर हो जाएगा, 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, महिलाएं, दास और कर्मकार। महिलाएं, दास और कर्मकार। अच्छा, एक क्वेश्चन और सिकंदर के बारे में छूट गया है। सिकंदर की घोड़ा का क्या नाम था? आप लोग कमेंट करके थोड़ा सा बता दीजिएगा। सिकंदर के घोड़ा का नाम, सिकंदर के घोड़ा, भगवान बुद्ध का घोड़ा और महाराणा प्रताप का घोड़ा, तीनों के घोड़ा का कमेंट करके बताइए आप लोग। 26 नंबर क्वेश्चन है, वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वज्जी संघ का वर्णन किस पुस्तक में मिलता है? दिग्निकाय, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। दिग्निकाय मिलता है। दिग्निकाय बौद्ध ग्रंथ है। कौन ग्रंथ है? ये बौद्ध धर्म से संबंधित है वज्जी संघ, और ये 2300 साल पहले लिखा गया था, लगभग 2300 वर्ष पहले ही इसको लिखा गया था। बौद्ध ग्रंथ है वज्जी संघ, ठीक है। अंगुत्तर निकाय में 16 महाजन पद का वर्णन मिलता है, ठीक है। विनय पिटक, सुख पिटक, अभिधम पिटक, 3 पिटक होता है। बुद्ध धर्म से संबंधित है। विनय पिटक में किसका वर्णन है? बौद्ध धर्म में जो बौद्ध भिक्षुनियों के रहने का जो नियम है, इस नियम का वर्णन है विनय पिटक में, ठीक है। आप लोग बताइएगा अंगुत्तर निकाय में कितने महाजन पदों का वर्णन है? 27 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल की सामाजिक स्थितियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, महिलाओं और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति नहीं दी गई थी, दोनों का, और अब वर्ण व्यवस्था जन्म के आधार पर तय की जाती थी। तो इसका ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएंगे सी, आंसर नंबर सी इज राइट आंसर,
ठीक है। महिला और शूद्रों दोनों वेदों का अध्ययन करने की अनुमति, दोनों को वेदों का अध्ययन करने की अनुमति, लेकिन सुन सकते थे लेकिन अध्ययन करने की अनुमति नहीं थी। और अब क्या होता था उत्तर वैदिक काल में, जिसका काल आपको 1000 ईसा पूर्व से 100 ईसा पूर्व बताया हूँ। तो इस समय होता क्या था कि वर्ण व्यवस्था जो अब क्या हो गया, जन्म के आधार पर तय होने लगी। जैसे आप जिस कुल का जो जैसे ब्राह्मण है तो आप उसका बेटा भी ऑटोमेटिक ब्राह्मण हो जाएंगे, जो जिस कास्ट के हैं क्षत्रिय है तो ऑटोमेटिक क्षत्रिय हो जाएंगे, इस टाइप से, ठीक है। आप लोग को बताना है कि गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में हुआ है, कमेंट कीजिएगा, गोत्र नामक संस्था का उदय किस काल में हुआ है। 28 नंबर क्वेश्चन है, महाजन पद काल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे, हल में जो लोग जोतते हैं हम लोग उसमें जो फार होता है, फार जिसको बोलते हैं ठठी में, उसका लोहे के बनने लगे, महाजन पद काल की बात कर रहे हैं। और धान के पौधों का रोपण प्रारंभ हो गया था। क्या ये सही है? ये सही नहीं है, लेकिन ये सही है। ये जो है असत्य कथन का चयन करा है यहाँ पे, असत्य कथन का चयन कीजिए, तो इसमें से 9 तो एक असत्य है और 9 ही 2 असत्य, यानी दोनों कथन सत्य है। अब क्या हो जाता है, महाजन पद काल में क्या होता था कि हल के फाल को लोहे के बनने लगे और धान के पौधों का रोपण होने लगा। महाजन पद काल, कितने महाजन पद है? 16 महाजन पद का वर्णन मिलता है अंगुत्तर निकाय, और एक पुस्तक है उसका नाम लिखिए आप लोग कमेंट में। और ये बताइए कि दक्षिण भारत का एकमात्र महाजन पद कौन था? 29 नंबर क्वेश्चन है, महाजन पद काल में अनाज रखने के लिए किस पात्र का उपयोग किया जाता था? किस पात्र का उपयोग किया जाता था? चित्रित धूसर मृत भांड, चित्रित धूसर मृत भांड का। सेट को पढ़ देना और डिस्कशन में अंतर है, इसको एकदम प्रत्येक पॉइंट को ध्यान दीजिए। अफगानिस्तान से प्राप्त होने वाले कंधार अभिलेख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कर्णित करवाया गया था। अफगानिस्तान से जो प्राप्त हुआ था कंधार के अभिलेख, उसमें कहता है कि अभिलेख पर अशोक शासक का आदेश उत्कर्णित करवाया गया है। इसमें ब्राह्मी भाषा में लिखा गया, ब्राह्मी भाषा में लिखा गया है, ये गलत है। ये ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था, ये लिखा गया था यूनानी और अरमाइक भाषा में, यूनानी एवं अरमाइक भाषा में, ठीक है, दोनों याद रखिएगा। और अशोक पर अभिलेखों पर अशोक शासक का आदेश उत्कर्णित है। अशोक किस वंश से संबंधित थे? मौर्य वंश से संबंधित थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्र मौर्य, उसके बाद बिंदुसार, उसके बाद अशोक, ठीक है। आप लोग बताइएगा कि अशोक के सबसे बड़ा स्तंभ लेख कौन है? सबसे बड़ा स्तंभ लेख अशोक का कौन सा है? जनपद का क्या अर्थ होता है? जनपद का क्या अर्थ होता है बताइए? जनपद का क्या अर्थ होता है? जन के बसने की जगह। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, जन की बसने की जगह। महाजन पदों का उद्भव लगभग कितने वर्ष पूर्व माना जाता है? देखिए, महाजन पदों का उद्भव लगभग 2500 साल पहले ही माना जाता है, महाजन पद का उद्भव, ठीक है, इसमें कोई डिस्कशन वाली बात नहीं है। आगे क्वेश्चन है, भारतीय दर्शन की शाखाओं को उनके संस्थापक से मिलाइए। तो वैश्विक का कन्नाद, भारतीय परमाणुवाद के जनक, योग का पतंजलि, सांख्य का कपिल, और पूर्व मीमांसा का जैमिनी, उत्तर मीमांसा का बादरायण, चारवाक का चारवाक। इस ध्यान रखिएगा, सब एकदम इम्पोर्टेंट है। भारतीय परमाणुवाद के जनक ऋषि कन्नाद कहा जाता है। आप लोग इसमें कमेंट कीजिएगा कि भगवान महावीर जो है, भगवान बुद्ध जो है, सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण किए थे? भगवान बुद्ध सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ग्रहण किए थे? अगला क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन है, पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पाणिनि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने संस्कृत के लिए व्याकरण तैयार किया। उन्होंने एक विशेष क्रम में स्वर की रचना की, परंतु व्यंजन को बाद के अन्य विद्वानों द्वारा जोड़ा गया। यही कथन इसका गलत कहा गया है, क्योंकि व्यंजन को ही भी और स्वर को, दोनों को क्रमबद्धता से सजाया है। संस्कृत व्याकरण लिखा है कौन? पाणिनि। पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है संस्कृत व्याकरण का? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, तो इसका आंसर ए राइट आंसर है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सिंपल है, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में किस भाषा में दिए थे? पाली भाषा में। किस भाषा में? पाली भाषा में। और सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ दिए थे भगवान बुद्ध? श्रावस्ती में। सबसे ज़्यादा कहाँ उपदेश दिए थे? श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए थे। और सारनाथ में जो पहला उपदेश दिया था, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? इसको आप कमेंट कीजिएगा, सारनाथ में पहला उपदेश दिया, इसको बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? देखिए, राजगीर में पहला बौद्ध संगीति हुआ था, दूसरा बौद्ध संगीत कहाँ हुए थे? वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्रा में, चौथा कहाँ हुए थे? कुंडग्राम जम्मू कश्मीर में, और पावापुरी में भगवान महावीर की मृत्यु हुए थे, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की शिक्षाओं के संदर्भ में कथनों पर विचार कीजिए। बुद्ध ने दुख का कारण तृष्णा को बताया।
उन्होंने कहा कि आप स्वयं अपनाकर मनुष्य तृष्णा से मुक्ति पा सकते हैं। तो इसका ऑप्शन लग रहा है आपको भी, और 1 और 2 दोनों सही है। उपनिषद शब्द का सही अर्थ क्या होता है? उपनिषद का सिंपल अर्थ है गुरु के समीप बैठना। क्या अर्थ होता है उपनिषद? अर्थ सही अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। अब देखिए उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद बताई गई है। और सबसे बड़ा उपनिषद किस उपनिषद को कहा जाता है? वृदारण्य उपनिषद। ठीक है, वृदारण्य उपनिषद। ठीक है। और यम नचिकेता संवाद किस उपनिषद में है? कठोपनिषद में। यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में है। और 4 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद में है। 4 आश्रम का उल्लेख जवालोपनिषद। और 3 आश्रम का उल्लेख यदि बताएगा तो आप लोग बताना है कि 3 आश्रम का उल्लेख सर्वप्रथम किस उपनिषद में है, कमेंट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर, संस्कृत व्याकरण की रचना किसने की थे? ये सिंपल है, पाणिनि। इससे पहले पढ़ चुके अष्टाध्यायी के पाणिनि। महावीर स्वामी ने अपना शिक्षा किस भाषा में दिया था? तो महावीर स्वामी ने अपना भाषा किस भाषा में दिए थे? प्राकृतिक भाषा, अर्धमागधी या प्रकृति। और भगवान बुद्ध ने किस भाषा में? पाली भाषा में दिए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 40 नंबर, जैन धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार कीजिए। मुक्त व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया। साधारणतः किसान वर्ग के लोगों ने जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया। देखिए इसमें कारण क्या है कि इसका आंसर तो 1 और 2 दोनों से है, लेकिन रीजन है इसमें व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन क्यों किया। पहला रीजन ये है, कारण है क्योंकि जैन धर्म आत्मा को मानता है। जैन धर्म आत्मा को मानता है, ये सोचता है प्रत्येक जीव आत्मा है। चींटी है, पैर में चींटी भी दबा जाएगा तो उस पर पैर उठा लेता है, चींटी को भी नहीं मारता है। अब सोचिए किसान वर्ग जो इसमें कैसे शामिल होगा? किसान को तो हल चलाना है, उसमें तो कीट पतंग मरते रहता है। इसलिए किसान वर्ग के लोग जो थे ये जैन धर्म को स्वीकार नहीं किया था। और व्यापारी वर्ग को तो उसको खेती से मतलब रहता नहीं है, इसलिए जो है जैन धर्म को स्वीकार किया। क्वेश्चन पूछ देगा आप लोग को कि क्या बौद्ध धर्म आत्मा की मान्यता थी? नहीं, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना भी नहीं है। और पूछ देगा क्वेश्चन आप लोग से, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में समानता किस बात को लेकर के है? तो जैन धर्म बौद्ध धर्म दोनों अनिश्वरवादी हैं। और एक बात और, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, एक बात और जैन धर्म बौद्ध धर्म में समानता है, कमेंट कीजिएगा आप लोग, ध्यान नहीं आ रहा। 41 नंबर क्वेश्चन है, संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए नियमों का संकलन किस ग्रंथ में किया जाता है? संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुनियों का संकलन किस ग्रंथ में किया जाता है? तो इससे पहले ही बता चुके हैं, विनय पिटक बताए थे आप लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि विनय पिटक में भी बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों का नियम है। सुक्त पिटक, अभिधम्म पिटक, तीनों पिटक है। सुक्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत के बारे में बताया गया है। पिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। सुक्त पिटक में धार्मिक सिद्धांत है, विनय पिटक में नियम है बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियों का, और अभिधम्म पिटक में जो है इस सुक्त पिटक से संबंधित ही इसमें बताया गया है। भगवती सूत्र का लेखक कौन है? गौतम स्वामी। भगवती सूत्र के लेखक गौतम स्वामी, जो महावीर के शिष्य थे। ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भगवती सूत्र के लेखक गौतम स्वामी है। तो 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बौद्ध संघ के संदर्भ में सही नहीं है? संघ के पुरुष और स्त्रियों के रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। विवाहित स्त्रियों को संघ में प्रवेश लेने के लिए अपने माता पिता से अनुमति की आवश्यकता होती थी। देखिए ऑप्शन नंबर डी ये गलत दिया है, क्योंकि जब भी विवाहित स्त्री होगी तो उसको माता पिता से नहीं बल्कि अपने पति से अनुमति लेना पड़ेगा कि हम जो है बौद्ध धर्म में शामिल होंगे कि नहीं होंगे। अच्छा, आप लोग को बताना है कि बौद्ध धर्म में शामिल होने के लिए कितने वर्ष का आयु चाहिए था, कमेंट कीजिएगा कि कितने वर्ष की आयु चाहिए था। तो ऑप्शन 1, 2, 3 सही है, बाकी 4 में गलत है। संघ के पुरुषों और स्त्रियों के रहने के लिए अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। संघ में प्रवेश लेने के लिए बच्चों को अपने माता पिता से अनुमति लेनी होती थी। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है, महायान के संबंध में पर विचार कीजिए। देखिए बौद्ध धर्म, चौथा बौद्ध संगीति जब हुआ था कुंडलवन जम्मू कश्मीर में, किसके समय हुआ था? कनिष्क के समय चौथा बौद्ध संगीति हुआ था। तो उसका अध्यक्ष था वसुमित्र अध्यक्ष थे, अशुघोष उसके उपाध्यक्ष थे। तो उसमें बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया था, हीनयान और महायान। तो हीनयान बोधिसत्व को मानता है, हीनयान में मूर्ति पूजा सब होता है। जब महायान जो है वो बोधिसत्व को नहीं मानता है, वो खुद के व्यक्तिगत के लिए व्यक्तिगत चिंतन करता है। महायान जो है सबको लेकर के चलता है। तो देख लेते हैं, ये बौद्ध धर्म से संबंधित थे, बिल्कुल राइट है।
इन्होंने बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया, ये भी बिल्कुल राइट है। 43 का क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही। देखिए बोधिसत्व, इससे पहले जस्ट पहले बोले हम बोधिसत्व महायान का बात है। बोधिसत्व के संबंध में विचार कीजिए। ये वे ज्ञान प्राप्ति के पश्चात एकांतवास में साधना करते थे। बोधिसत्व की पूजा काफ़ी लोकप्रिय थे। वे भारत के बाहर जापान, चीन, दक्षिण कोरिया में काफ़ी लोकप्रिय हुए थे। तो ये ऑप्शन 1 गलत है इसका 44 का, और 44 का जो आंसर हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 और 3, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि बोधिसत्व क्या बताए थे कि महायान जो शाखा था ये मूर्ति पूजक थे, हीनयान मूर्ति पूजक नहीं थे। वो भगवान बुद्ध को एक साधारण मानव मानते थे, जबकि ये जो महायान शाखा के लोग हैं ये भगवान मानते थे इसको। ये जो हीनयान के लोग हैं ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध का शादी नहीं हुआ है, ये मानते हैं शादी हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है 45 नंबर। बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्रम के लेखक कौन है? तो अश्वघोष। कौन लेखक है? बुद्ध का रामायण किसे कहा जाता है? बुद्ध चरित्रम को पूछेगा कि बुद्ध का रामायण बुद्ध चरित्रम, अश्वघोष। किसके दरबार में रहते थे? कनिष्क के दरबार में रहते थे। और ये नागार्जुन भी कनिष्क के दरबार में रहते थे। नागार्जुन को भारत के आइंस्टीन कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 46 नंबर। बौद्ध धर्म के प्रसार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में भी फैला। इन क्षेत्रों में थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आविर्भाव आरंभिक रूप कहीं अधिक प्रचलित था। तो 46 का आंसर 1 और 2 दोनों सही है। देखिए थेरवाद जो है ये थेरवाद सुक्त पिटक 3 को पढ़ेगा ना हम लोग, सुक्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। तो सुक्त पिटक के उत्तर निकाय के हिस्सा है ये थेरवाद। सुक्त पिटक का जो उत्तर निकाय है उसका एक हिस्सा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 47 नंबर। प्रायः स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए वृत्ताकार पथ होता था जो कहलाता था। देखिए स्तूप जो होता है भगवान बुद्ध का जो अवशेष है उसका कहा जाता है कि 84,000 जो स्तूप था, जैसे सांची का स्तूप है उसी तरह बनाया गया था, श्रुतियों के अनुसार है। ऐसे करके स्तूप होता है और ऐसे करके जो उसमें बनाया जाता था। तो ये जो है ये इसका ये द्वार कहते हैं इसको, तोरण या द्वार कहते हैं इसको। ठीक है, ये गुंबज हो गया, गुंबज टाइप का, और इसके बीच में ऐसे करके होता है, इसको बोलते हैं हार्मिक, इसको बोलते हैं हार्मिक। ठीक है, तो इसमें क्या बोला गया है कि प्राय स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक वृत्ताकार पथ होता था जो क्या कहलाता था? तो परिदक्षिणा पथ। इसके चारों ओर परिक्रमा करने के लिए एक पथ होता था जो क्या कहा जाता था? परिदक्षिणा पथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। साम्राज्य में ऐसी कौन सी सामाजिक और धार्मिक समस्याएं थी जिन्होंने अशोक को परेशान किया और उन्हें धर्म के प्रसार के लिए प्रेरित किया? कौन सी असमानता आ गया जो बौद्ध अशोक को धर्म के प्रचार के लिए, धर्म मतलब पाली भाषा में इसको धर्म कहा जाता है, धर्म हुआ, धर्म के प्रचार के लिए प्रेरित किया? तो इसका देखिए विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग के बीच आपसी संघर्ष हो गया था, राइट आंसर है। दासों और सेवकों के साथ दुर्व्यवहार होने लगा, ये भी सही है। परिवारों और पड़ोसियों के बीच आपसी झगड़ा, इसको कला को मिटाने के लिए अशोक ने प्रयास किया धर्म के प्रचार का। तो 1, 2, 3 तीनों सही होगा इसका। 49 नंबर क्वेश्चन है। यह एक विशाल और सुंदर नगर, यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। इसे 570 बुर्ज 64 द्वार, जब भी 570 बुर्ज 64 द्वार, तो ये पाटलिपुत्र के बारे में किसने कहा लिखा है? मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में लिखे थे। मेगास्थनीज जो है अपने इंडिका में लिखा है कि 570 पाटलिपुत्र जो नगर है उसमें 570 बुर्ज 64 द्वार है। और इसके जो लकड़ी के बने थे मकान, जो किसके बने थे? लकड़ी और कच्चे ईंट के बने थे, इसको ध्यान रखिएगा। हैंगसांग किसके शासनकाल में आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित है। 50 नंबर क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मौर्य काल के दौरान करों और नजराने के बीच अंतर को सबसे अच्छी तरीके से स्पष्ट करता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कर नियमित रूप से, नजराना अनियमित था। नजराना एक अनियमित कभी देता था, कभी नहीं, अपना मन पे है, कमो बेश स्वेच्छा से दिया जाता था। कर नियमित था, लेकिन नजराना क्या था? आपका मन है तो नजराना दीजिए और नहीं मन है तो मत दीजिए। तो कर लेकिन आपको नियमित देना पड़ेगा टैक्स। क्लियर। 51 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना लगभग 2300 साल पहले हुई थी, इसके संस्थापक निदेशक कौन है? तो पहले बता चुके हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो जन्म हुआ था 345 ईसा पूर्व यानी BC में हुआ था, और 322 ईसा पूर्व में जो है 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की।
ठीक है। आगे 52 नंबर क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में निम्नलिखित में से कौन सा नगर उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए जाने का प्रमुख मार्ग था। देखिए उत्तर पश्चिम मौर्य साम्राज्य, उत्तर पश्चिम इलाका सोचिए कौन, पाकिस्तान साइड का, तो उधर कौन है, तक्षशिला है। कौन है, तक्षशिला है। तो तक्षशिला किस नदी के बीच में है, तक्षशिला किन दो नदियों के बीच में है बताइए, सिंधु और झेलम, सिंधु और झेलम नदी के बीच में है तक्षशिला, पाकिस्तान में है। कलिंग नरेश कौन थे, खारवेल, हाथीगुम्फा, जिसका वर्णन हाथीगुम्फा अभिलेख में है। और भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो पश्चिमी एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर राजदूत था, उसका नाम क्या था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे, उसका क्या नाम था, तो मेगास्थनीज। क्या नाम थे, मेगास्थनीज। 53 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 54 नंबर। 54 नंबर क्वेश्चन है, मेगास्थनीज के बारे में से पहले हम डिटेल्स आप लोग बता चुके हैं इंडिका पुस्तक के बारे में। 54 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में आए विदेशी आक्रमणकारियों का सही क्रम है। जैसे ये भी बता चुके हैं पहले, हिंद यूनानी शक, पहला कुषाण बताए थे ना, पहले हिंद आया, उसके बाद कुषाण आया, शक आया, हिंद यूनानी, ये नहीं, ये सॉरी ये गलत है, हिंद यूनानी शक, पहला कुषाण, हिंद यूनानी शक, पार्थिव को पहला और कुषाण, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने जगह जगह जाकर लोगों को शिक्षा देने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति की, इन अधिकारियों की नियुक्ति में से कौन किस नाम से जाना जाता था। तो सिंपल है, धर्म की शिक्षा की नियुक्ति किए थे ना, तो धर्म महामात्र, इसका धर्म महामात्र। 56 नंबर क्वेश्चन है, अशोक के संबंध में तथ्यों पर विचार कीजिए। अशोक ऐसा पहला शासक था जिन्होंने अभिलेखों के द्वारा जनता तक अपना संदेश पहुंचाने की कोशिश की थी, ये बिल्कुल राइट है। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है, ये बिल्कुल गलत है। अशोक का ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में, किसमें है, ब्राह्मी लिपि में। अशोक ने अपने एक अभिलेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है। किस युद्ध का वर्णन किया है, अभिलेख में कलिंग युद्ध का, किसमें, 13वां शिलालेख में, ठीक है। तो 1 और 3 राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है। 57वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। निम्नलिखित में किन स्थानों पर अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए हैं, देखिए कंधार से भी, जोगर से भी, लुम्बिनी से भी प्राप्त हुए हैं, ब्रह्मगिरी से प्राप्त हुए हैं, गिरनार से। तो आप लोग को इसमें से एक क्वेश्चन बताना है कि अशोक ने गद्दी पर बैठने से, राजा बनने से के बाद, यानी राज्याभिषेक के बाद अशोक कितने वर्ष के बाद लुम्बिनी गए थे, ये क्वेश्चन आप लोग को बताना है। 58 नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने धर्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए अपने राजदूत को निम्नलिखित में से कहाँ भेजा था। तो उपयुक्त में से सभी, सीरिया भेजे थे, मिस्र भेजे थे, श्रीलंका भेजे थे, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मौर्य साम्राज्य में अक्सर राजकुमारों को कौन सा पद दिया जाता था, तो गवर्नर या राज्यपाल, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 60 नंबर क्वेश्चन है, प्राचीन दक्षिण भारतीय इतिहास के संदर्भ में क्रिशियर और अधिमयी शब्दों का प्रयोग निम्नलिखित में से किस श्रेणी को दर्शाने के लिए किया जाता था। तो भूमिहीन, कृषि मजदूर और दास को दर्शाने के लिए किया जाता था, ठीक है। 61 नंबर क्वेश्चन है, संगम मुवेंदार द्वारा धन और संपत्ति एकत्र करने के तरीके के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सत्य है। तो संगम और मुवेंदार जो था, वे हर महीने नियमित कर वसूलते थे, या वे नियमित कर नहीं वसूलते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वे कर नियमित कर नहीं वसूलते थे, ये बी हो जाएगा, वे नियमित कर नहीं वसूलते थे। इसकी वजह से उपहार और भेंट लेते थे। क्या लेते थे, उपहार और भेंट लेते थे, ठीक है। 62 नंबर क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाला शासक, यानी रेशम मार्कन किससे संबंधित है, कुषाण वंश से संबंधित है। कुषाण वंश संस्थापक कुजल कटफिशियस और इसके सबसे प्रतापी शासक कनिष्क, ठीक है। सातवाहन को उत्तर भारत और दक्षिण भारत के कली कहा जाता है। सातवाहन लगता था मातृशतात्मक, लेकिन है पितृशतात्मक। इसके प्रतापी शासक गौतमीपुत्र सतकर्णी। रोमन साम्राज्य में भारत की किस वस्तु की मांग सबसे अधिक थी। देखिए रोमन साम्राज्य में भारत की सबसे अधिक जो मांग थी वो थी काली मिर्च का। किसका, काली मिर्च का। संगम साहित्य के निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। संगम साहित्य तो सिंपल है, ये तमिल से संबंधित हो जाएंगे। संगम साहित्य से संबंधित हो जाएंगे तमिल। ये विजय संगम जो वंश है ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, हरिहर एवं बुक्का। तो इस विजयनगर जो हरिहर बुक्का है अपने पिता के नाम पर संगम वंश की स्थापना किए और एक पहले
संगम, सुलुभ, तुलु, अराबिडु। सबसे पहले संगम वंश, उसके बाद सुलुभ वंश आए, उसके बाद तुलु वंश आए, उसके बाद अराबिडु। तुलु वंश से संबंधित है कृष्णदेव राय, सबसे प्रतापी शासक। भारत उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग कब शुरू हुआ था? कब माना जाता है लोहे का प्रयोग? ध्यान दीजिए, लोहे का प्रयोग ये लगभग लोहे का प्रयोग 3000 साल पहले। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, 3000 साल पहले। ठीक है, बिल्कुल राइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणापथ के स्वामी निम्न में से किसे कहा जाता है? अभी जस्ट इससे पहले डिस्कस किया है। उत्तर भारत दक्षिणापथ स्वामी सातवाहन को कहा जाता है। किसको? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। 67 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन कुषाणों की दूसरी राजधानी थी? तो कुषाण की पहली राजधानी थी कौन? कुषाणों की पहली राजधानी पुरुषपुर या पेशावर थी? पुरुषपुर या पेशावर थे, लेकिन जो दूसरी राजधानी है ये मथुरा थी। मथुरा माना जाता है। किसको? मथुरा को। 68 नंबर क्वेश्चन है, अरिकमेंडू नामक प्राचीन पत्तन कहाँ स्थित हैं? तो अरिकमेंडू पुदुचेरी में है, तमिलनाडु। पुदुचेरी जो जिला है ये कहाँ पड़ता है? पुदुचेरी का 4 जिला है, याद रखिएगा। पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश यूटी है, इसका 4 जिला है। एक यनम, माहे, कराईकनाल, पुदुचेरी। पुदुचेरी खुद तमिलनाडु में है, यनम आंध्र प्रदेश में है, माहे केरल में है और कराईकनाल तमिलनाडु में है। 68 नंबर क्वेश्चन है, 69 नंबर क्वेश्चन है, आहत सिक्के के निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार, वर्गाकार या गोलाकार होते थे। आहत सिक्के को सामान्यतः ढालकर बनाया जाता था। यह सिक्के चांदी या तांबे के विभिन्न आकृतियों के होते थे। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल 2, ये असत्य है। क्या क्वेश्चन पूछा है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक सेकंड, इसमें लगता है नेट ओपन है। एक सेकंड। 69 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है। 70 नंबर क्वेश्चन है, मथुरा के अभिलेख में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख मिलता है? तो मथुरा के अभिलेख में ये सभी का उल्लेख मिलता है। सुनारों का, लोहार एवं बुनकरों का, टोकरी एवं माला बनाने वाले का, सभी का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 71 नंबर क्वेश्चन है, प्रस्तुति का अर्थ क्या होता है? देखिए, प्रस्तुति मतलब सिंपल बात, प्रशंसा। प्रयाग प्रस्तुति जैसे होता है, हरिसेन से संबंधित है। प्रयाग प्रस्तुति प्रशंसा किए थे किसका? समुद्रगुप्त का प्रशंसा किए थे हरिसेन। तो समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किसने किया था? अभी हरिसेन। जस्ट पहले बताया है आपको कि समुद्रगुप्त का जो प्रस्तुति मतलब प्रशंसा होता है। प्रयाग प्रस्तुति हरिसेन। 73 नंबर क्वेश्चन है, हरिसेन ने प्रयाग प्रस्तुति में दक्षिणापथ के शासकों की संख्या कितनी बताई है? 12। कितने बताई है? 12। और उत्तरापथ की संख्या 9। ठीक है। 74 नंबर क्वेश्चन है, विक्रम संवत की शुरुआत को किस शासक से जोड़कर देखा जा सकता है? तो विक्रम संवत किससे संबंधित है? देखिए, विक्रम संवत एक राजा थे शक के विजय में विक्रम संवत की शुरुआत हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो सबसे चर्चित शासक हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय। शक संवत की शुरुआत किसने किया था? कनिष्क 78 ईस्वी में, और विक्रम संवत की शुरुआत 58 ईसा पूर्व में। ठीक है। और गुप्त संवत की शुरुआत 319 ईस्वी में कौन किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 75 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने रोका? देखिए, बहुत ही मुख्य क्वेश्चन है, हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर किसने? तो हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध जो हुआ था, इससे ये नर्मदा नदी के तट पर ही हुआ था। हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय। चालुक्य के वतापी से संबंधित है पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है। 76 नंबर क्वेश्चन है, पुलकेशिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा कथन असत्य है? ऐहोल शिलालेख पुलकेशिन द्वितीय की विजय का वर्णन करता है। गुप्तों के खिलाफ लड़ाई में उनकी मृत्यु हो गई। नरसिंह वर्मन ने पुलकेशिन द्वितीय को हराया और वतापी पर कब्जा कर लिया। पुलकेशिन द्वितीय ने 610 से 642 तक शासन किया। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये बी सत्य नहीं है। ठीक है, बाकी सब सही है। 77 नंबर क्वेश्चन है, लगभग 1500 वर्ष पूर्व बने दिल्ली के महरौली के लौह स्तंभ में से किस शासक का जिक्र मिलता है? देखिए, महरौली के जो लौह स्तंभ है, इसमें राजा चंद का उल्लेख मिलता है। चंद नामक एक व्यक्ति था, उसका उल्लेख महरौली के लौह स्तंभ। ये गुप्त शासक थे, गुप्त वंश से संबंधित चंद का संबंध है। 78 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान करना है, काव्य और रचना है। आर्यभट्ट लिखा है, सही है। मणि मेखलाई इंगालो की कृति है, बिल्कुल राइट है। और मेघदूत कालिदास शिल्पाधिकारम इंगालो। देखिए, मणि मेखलाई इंगालो ये गलत है। मणि मेखलाई सतनार का पुस्तक है। किसका है? सतनार।
मार्ग। ठीक है, 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? इसमें छाटना है, सुमेलित नहीं है। धातु मंजूषा अवशेष और मूल्यवान वस्तुओं को रखने के लिए पात्र थे। दक्षिणापथ स्तूपों के चारों ओर परिक्रमा करने हेतु मार्ग दक्षिणापथ। वेदिका क्या थे? गर्भगृह के ऊपर स्थित शिखर। ठीक है, वेदिका ही गलत है, वेदिका केवल 3 जो है गलत है, बाकी सब सही है। वेदिका क्या बताया था आपको? स्तूप के ऊपर में जो ये थे इसको बोलते हैं हार्मिक। क्या बोलते हैं? हार्मिक बोलते हैं। गर्भगृह के ऊपर में हार्मिक बोलते हैं उसको। तोरण तो द्वार होता था। महाबलीपुरम के एकाश मंदिरों के संबंध में विचार कीजिए। यह इन मंदिरों का निर्माण एक ही विशाल चट्टानों से तराश कर किया गया था। इनके निर्माण में नीचे से ऊपर की ओर पत्थरों को जोड़ा जाता था। ये ईंट निर्मित मंदिरों में से निर्माण पद्धति की दृष्टि से भिन्न थे। तो 80 का आंसर ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है, बाकी 2 नंबर इसका गलत है। पत्थरों को जोड़ कर नहीं बनाया गया था, डायरेक्ट पहाड़ से ही बनाया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कमेंट कीजिएगा आप लोग को इस सेट का डिस्कशन कैसा लगा, और इसी तरह आगे वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार पुनः सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।